Hello students. Now there is the second lecture of chapter structure of atom, and we are doing Thomson experiment for determining E by M, means charge by mass ratio of electron here. Okay. Before going to start the lecture, let's revise the previous lecture because some of the student complained that the video was blurred and they don't get the pictures of the lecture. Let's revise that one. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया? फर्स्ट लेक्चर में वी स्टडी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे. कैथोड रे की डिस्कवरी विलियम क्रोक्स के डिस्चार्ज ट्यूब से स्टार्ट हुई थी, जो जे थॉमसन ने की थी. उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब कैथोड और एनोड को डिस्चार्ज ट्यूब में किसी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करवाया जाए तो वहाँ से एट वेरी लो प्रेशर 0.01 mm प्रेशर पर इनविजिबल रेडिएशंस जनरेट होंगी. ठीक है. और उन इनविजिबल रेडिएशंस को जब आप परफोरेटेड एनोड से पास कराओगे तो वो उस परफोरेशन से पास करती हुई जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में पीछे की साइड कोटेड है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के बैक साइड कोटिंग पर जाकर के स्ट्राइक करेंगी. मीन्स ये रेडिएशंस जो कैथोड से जनरेट हुई थी, ये इस परफोरेशन यानी होल से क्रॉस करके इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर के स्ट्राइक की और वहाँ से उसके ऊपर उन्होंने स्किंटिलेशन प्रोड्यूस कराया. ठीक है. स्किंटिलेशन प्रोड्यूस कराया क्योंकि ये रेज कैथोड से जनरेट हुई थी, इसलिए इनको नाम क्या दिया? कैथोड रे. और इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने पर पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको नेम दे दिया जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन रेज का. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाता है हाउ कैथोड रेज आर जनरेटेड, देन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड tell the story of generation. Then we did properties of cathode rays. There are mainly 4 properties and some more. First property, cathode ray carry negative charge. How can you explain? In this same discharge tube, when electric field is applied, ये पॉजिटिव और नेगेटिव यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया ट्यूब के अराउंड, तो क्या होगा? वहाँ पर these rays get deflection towards the positive pole. और पॉजिटिव पोल के टुवर्ड्स डिफ्लेक्शन क्या बताता है? these rays must carry negative charge. ठीक है. और इसे एक्सपेरिमेंट के बेस पर, प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट के बेस पर कैथोड रेज को क्या नेम दिया है? दीज कैरी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स, मीन्स दीज आर द इलेक्ट्रॉन रेज. द नेक्स्ट, when any opaque object is placed in their path, what happen? That cast its shadow. और शेडो बन रही है मीन्स ये रेज जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती हैं. ठीक है. दीज ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ. दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी. थर्ड वन, टू एक्सप्लेन थर्ड वन, व्हेन J.J. Thomson placed a paddle wheel in their path that get rotated. उसने रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया पैडल व्हील ने, और वहाँ से एक्सप्लेनेशन मिल गई दैट देयर मस्ट बी सम मटेरियल पार्टिकल इन द कैथोड रेज विच गिव्स रोटेशन टू द पैडल व्हील. एंड नेक्स्ट वन, when magnetic field applied across these rays, they also shows the deflection towards magnetic field. Means cathode rays has electric effect, magnetic effect
material particle and travel in straight path. Some more properties are there, that is the penetration effect, means ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से पास कर जाएंगी. इन रेज के पाथ में आप कुछ भी रखोगे तो उसके अंदर से ये क्रॉस कर जाएंगी. दैट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट. आयनाइजेशन इफेक्ट मीन्स इस डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो भी गैस लोगे उस गैस के पार्टिकल्स को ये आयंस में ब्रेक कर देगी, उसके कैटायन और एनायन फॉर्मेशन करेगी. ये है आयनाइजेशन इफेक्ट. फ्लोरेसेंस इफेक्ट, एज यू सी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर इसने क्या क्रिएट किया है, ग्लो प्रोड्यूस करवाया है, स्किंटिलेशन प्रोड्यूस कराई है. दैट इज द फ्लोरेसेंस इफेक्ट. ठीक है. एंड लास्ट वन इज द E/M रेशो. E/M रेशो फाइंड आउट की है जे थॉमसन ने फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कैथोड रेज के ऊपर E/M रेशो कितनी है. E/M means E is the charge of electron and M is the mass of electron. ये फाइंड आउट किया तो वो क्या ऑब्जर्व मिला, उसने डिफरेंट गैसेस के लिए ऑब्जर्व किया, ये कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg. ठीक है. और सबसे पहले ये उन्होंने हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट किया है. तो हाइड्रोजन गैस के लिए ये वैल्यू नॉर्मली पूछी जाती है. व्हाट इज E/M वैल्यू फॉर हाइड्रोजन गैस, दैट इज, और you say in approximately it is 1.76 into 10⁸ कूलम पर ग्राम. ठीक है. ये 11 था, यहाँ पर 8 आ गया, वो है बिकॉज ऑफ द ग्राम unit. Now let's calculate how J.J. Thomson calculated this value E/M. For calculating, determining the charge by mass ratio of electron, J.J. Thomson selected apparatus of discharge tube, that is of this type. उसमें क्या है, एक लंबी सी ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब, एंड देयर इज ए सर्कुलर कर्वेचर पाथ अराउंड इट, just like a bulb. That is the discharge tube taken here. Or you say that is the tube of television. That is the, कभी आपने पुराना टेलीविज़न देखा हो तो वो इसी टाइप का होता था. उसके आगे एक कर्व जो है स्क्रीन है और पीछे की टाइप बैक साइड में उसमें एक लॉन्ग ट्यूब प्लेस्ड है. तो ये डिस्चार्ज ट्यूब उसने सेलेक्ट की फॉर डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रॉन चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. This calculation is based on 3 factors. What are the factors selected for this E/M ratio? कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं? That are first one, that is charge on electron. चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का. Second, there is the mass of electron. इलेक्ट्रॉन का मास कितना है. And third one is the strength of electric and magnetic field. Strength of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E से डिनोट करती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E, एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B से डिनोट करती हूँ मैं. ठीक है. अब इन 3 फैक्टर्स से उसने क्या डिटरमाइन किया, E/M रेशो. हाउ ही डिटरमाइंड, उसने कहा, अब प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से हमें ये तो पता चल ही गया कि जो कैथोड रेज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होंगी. तो पहले एपरेटस को देख लेते हैं. एपरेटस में क्या लिया है, एपरेटस में क्या है, यहाँ पर कैथोड है और ये आगे जो है ये परफोरेटेड एनोड है. अब आपने देखा एनोड परफोरेटेड हो तो जहाँ से परफोरेशन है वहाँ से रेज निकल आएंगी. ठीक है. अब यहाँ पर एक सिंगल
परफोरेशन रखा है, तो जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो वहाँ से रेज, स्ट्रेट रेज निकलनी स्टार्ट हो गई। ओके, निकली। अब क्या हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये रेज तो डिफ्लेक्ट हो गई, दैट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ए। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दीज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स सी, सी के टुवर्ड्स वो डिफ्लेक्ट हो गई। अब जे थॉमसन ने इन दोनों फील्ड्स को बैलेंस किया, और जैसे ही दोनों फील्ड्स बैलेंस हुए उन्होंने उसको बी पर डिफ्लेक्शन ले आए, मीन्स दैट इज़ द स्ट्रिंग। तो अब आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से बैलेंस कर दो कि वहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आए, दैट गोज विद द स्ट्रेट लाइन, यू कैन कैलकुलेट ई बाई एम रेशो। इलेक्ट्रॉन और मास का क्या इफेक्ट है वो आप वहाँ से पता कर सकते हो। लेट्स सी हाउ। Firstly, we have magnetic force on electron. मैग्नेटिक फोर्स कितना है इलेक्ट्रॉन पर, दैट इज BeV, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू इट्स वेलोसिटी, इसके इक्वल है मैग्नेटिक फोर्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, फोर्स मिलेगा, तो वो क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे उसने सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट किया, उसको बैलेंस करने के लिए आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। यू सी व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर सर्कुलर पाथ लेकर चले हैं, कर्व्ड पाथ लेकर चले हैं। इस कर्व्ड पाथ का रेडियस रखा है हमने r, और इलेक्ट्रॉन की मूविंग वेलोसिटी रखी है v, ठीक है। ये चार्ज और ये b मैंने बता दिया आपको, ये स्ट्रेंथ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? बाय फॉर्मूला इट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से डिवाइड करके आ जाएगा ये, ठीक है। तो लेट्स टेक दैट इज वन इक्वेशन एंड दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इलेक्ट्रॉन इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करता है, तो वहाँ पर बैलेंस कर दिया आपने, बैलेंसिंग इक्वेशन 1 and 2। दोनों को जैसे ही आप उसको बैलेंस करोगे, व्हाट विल गो ऑन, दैट इज BeV इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R, इसके इक्वल आ गया। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो V से V कैंसिल हो गया, और E बाई M दैट इज इक्वल टू, ये E है, इसके साथ ये M आ गया, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर रहे हो, दैट कम्स टू बी V बाई BR। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अपने उसके ऊपर क्या अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू E इंटू ई, मीन्स स्ट्रेंथ इंटू चार्ज, उसके इक्वल है। अब आपने नो डिफ्लेक्शन के लिए दोनों को बैलेंस किया है, मतलब यू आर बैलेंसिंग द टू मैग्नेटिक फील्ड and the electric field, that is this one, equation 4 from 1 and 4, what comes for no deflection। जब आप कोई डिफ्लेक्शन नहीं चाह रहे हो तो उस टाइम पर, यानी आप उसको कैथोड रे को बी पॉइंट पर लेकर आ रहे हो, तो आपको क्या चाहिए वहाँ पर, BeV इज इक्वल टू E इंटू ई, इसके इक्वल आ गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हेयर, दैट इज E बाय B, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, फ्रॉम 1 and 4 वी
see there is no deflection and we can calculate the value of V from here. That comes to be E by V, E by B. ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसमें V में इसकी वैल्यू प्लेस कर दोगे एंड देन यू हैव E by M रेशो completely. E by M that comes out to be what? By placing the value you have E by B into 1 by BR. इसके इक्वल आ गया, दैट इज E by B स्क्वायर R. ओके, E by M रेशो. तो हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि E by M रेशो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी. दैट विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ. इन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करेगी. अब जे थॉमसन ने जितनी भी गैसेस ली वो उनके लिए इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके दिखाता है एंड दैट वैल्यू इज़ 1.758 into 10 raised to power 11 coulomb per kg. Coulomb is the unit for charge and kilogram is unit for mass. वो इसकी सेंस में आता है. और जे थॉमसन ने ये वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट हर एक गैस के लिए निकाली है और ऑब्जर्वेशन क्या किया है कि सभी गैसेस के लिए ये वैल्यू सेम है. दैट मीन्स कैथोड रेज E by M रेशो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस. ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आज के लिए और प्रीवियस टॉपिक आई होप आपने अच्छे से क्लियर किया है. इसको ढंग से इसको लर्न करो और इसको प्रैक्टिस करो. थैंक यू वेरी मच.